दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप लोग देख रहे हैं सनविन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। कक्षा 8 चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है दहन ज्वाला। इसका पार्ट 1 कर चुके थे और पार्ट 2 करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज इसका पार्ट 2 करेंगे। आज की इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से मोमबत्ती जलती है एवं बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको आप लोगों को मिस नहीं करना है। तो आप लोग अंत तक इस चैप्टर के ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। क्या दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। तो पिछले क्लास में हम लोग माचिस का इतिहास पढ़ चुके हैं। माचिस का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, किसने किया, इस सभी प्रश्नों के बारे में उत्तर हम लोग जान चुके हैं विस्तार से। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमबत्ती का इतिहास। किसका? मोमबत्ती का इतिहास। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो मोमबत्ती का इतिहास शुरू करते हैं। मोमबत्ती का इतिहास माइकल फैराडे ने, कौन? माइकल फैराडे ने 1860 में बताया। मोमबत्ती का इतिहास माइकल फैराडे ने 1860 में बताया, जो निम्न है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि मोमबत्ती का इतिहास माइकल फैराडे ने क्या बताया। तो माइकल फैराडे कौन है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। यह बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में अपना बहुत ही योगदान दिया है और इन्होंने 1860 ईस्वी में मोमबत्ती का इतिहास बताया। तो एक भाषण में बताया था कि मोमबत्ती किस प्रकार से जलती है। तो इस सभी के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि मोमबत्ती का इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो मोम एक ईंधन है। क्या? मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यहाँ पे आप लोग जो मोम देख रहे हैं, तो मोम एक ईंधन है। क्या? ईंधन है जो ऊर्जा का रूप है। मोम एक ईंधन है, ऊर्जा का रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है। मोम एक ईंधन है यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोकार्बन से बना है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। ये जो मोम होता है, मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं, उससे भी निकाला जाता है। मोम में एक बत्ती लगी होती है। मोम में क्या लगी होती है? एक बत्ती, जिसे हम लोग फीता कहते हैं। यहाँ पे एगो फीता लगा रहता है, ऐसे रस्सी टाइप का, धागा टाइप का, उसी को फीता कहते हैं। लगी रहती है जो चारों ओर से मोम से घिरी रहती है। जो वाइट वाइट देख रहे हैं मोम है, तो चारों ओर से मोम से घिरी होती है, तो इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो मोमबत्ती का नाम किस प्रकार पड़ा, तो आप लोग देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मोमबत्ती में एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर से मोम से घिरी होती है, इसीलिए मोमबत्ती इसका नाम पड़ा। क्या? मोमबत्ती में एक बत्ती लगी होती है। बत्ती का मतलब हुआ धागा, जो चारों ओर से मोम से घिरी होती है, तो इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग मोमबत्ती का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। जब हम बत्ती को जलाते हैं, जो फीता होता है मोमबत्ती में, जब उसको हम जलाते हैं तो उसके आसपास का नीचे वाला जितना भी मोम होता है वह पिघलने लगता है और द्रव अवस्था में आ जाता है। अब पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ता है। वो धागा रहता है ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। आप लोगों को बता दें, मोमबत्ती हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो धीरे धीरे वो गर्म होती है और हाइड्रोजन और कार्बन देती है। और कार्बन का कुछ भाग बच जाता है जो ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। और जो कार्बन को जो जलाता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, यह जलवाष्प, हाइड्रोजन का जलवाष्प, यह सुनहली ज्वाला के रूप में जलती है और यह कार्बन को भी जलाता है। यह किसको जलाता है? कार्बन को। और कार्बन का कुछ भाग बच जाता है जो ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। तो हम लोग समझते हैं इस भाषण में माइकल फैराडे ने क्या बताया। जब बत्ती को हम लोग जलाते हैं, उसने कहा कि जब हम बत्ती को जलाते हैं, जो फीता लगा होता है मोमबत्ती में, जब उसको हम लोग जलाते हैं तो उसके आसपास का जो मोम होता है वो पिघलता है। तो आप लोगों को हमको चित्र के साथ दिखा देते हैं। यहाँ पे जो मोमबत्ती है, इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। जब हम यहाँ इस मोमबत्ती के फीते में हम लोग धराते हैं, सलाइव लगाते हैं, तो इसके जो भी आसपास का ये मोम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? पिघलता है और पिघलते हुए ऊपर की ओर जाता है। क्या? पिघल के धागे की सहायता से धीरे धीरे
धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे जैसे आता है यहाँ पे जल जाता है। और जल के जो ये हाइड्रोजन जो होता है, इसमें हाइड्रोजन जो मोमबत्ती में मोम पाया जाता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जल के जलवाष्प बनाता है और ये जलवाष्प ही जलता है और कार्बन को भी जलाता है। तो इस यही साधारण सी बात है जो माइकल फैराडे ने अपने मोमबत्ती के इतिहास में बताया, अपने भाषण में बताया है। तो समझ चुके हैं तो मोमबत्ती का इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंटों को देख लेते हैं। तो मोम जलने पर जलवाष्प बनाता है। जैसे हम लोग मोम जलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन क्या करता है, जलवाष्प बनाता है, जो ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में जलती है। ये जो जलवाष्प होता है यही ईंधन के रूप में जलती है ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं मोम होता है। मोम में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को मधुमक्खी की छत्ते से भी निकालते हैं। तो मोम जो जलने पर जलवाष्प बनाता है, हाइड्रोजन जो जलवाष्प में रूप में परिवर्तित होता है, वह ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में जलता है। और मोमबत्ती के जलने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और मोमबत्ती जैसे जलती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मोमबत्ती किस प्रकार से जलता है। जब मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती जलने से गर्म होती है। बत्ती के जलने से गर्म होती है। जैसे हम लोग मोमबत्ती की बत्ती में माचिस लगाते हैं तो बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है और तापमान बढ़ने लगता है। ठोस द्रव मोम फिर द्रव वाष्प में होकर बदल जाता है और अंत में मोम या वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो इस स्लाइड में बताया गया है कि जब हम बत्ती को माचिस से लगाते हैं, जलाते हैं, तो बत्ती के जो नीचे वाला क्षेत्र, बत्ती गर्म होता है जिससे नीचे वाला क्षेत्र जैसा भी मोम होता है वो सब तापमान बढ़ने के कारण पिघल जाता है और ठोस से द्रव, द्रव से गैस वाष्प रूप में आता है और मोम अंत में मोम या वाष्प से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि मोमबत्ती का इतिहास क्या है, मोमबत्ती किस प्रकार से जलता है और मोमबत्ती के जलने की क्रिया क्या है। तो इन सभी प्रश्नों और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न आता है कि आग गर्म क्यों होती है। तो हम लोग इस प्रश्न का इस तरह से उत्तर देंगे। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन हम लोग किसे कहते हैं समझ लेते हैं। तो ईंधन जिन पदार्थों को ऑक्सीजन के साथ जलाकर ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें हम लोग ईंधन कहते हैं। क्या? जिन पदार्थों को ऑक्सीजन के साथ जलाकर ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। ईंधन से बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब ईंधन को जलाते हैं दहन हुआ। जब ईंधन को जलाते हैं मतलब ईंधन का हम लोग दहन करते हैं तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया, जैसे दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है तो ऐसे ईंधन को जलाएंगे तो वह दहन एक रासायनिक प्रक्रिया होगा जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है। जो ईंधन होता है उसको हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, इसीलिए आग गर्म होती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने जो भी पढ़ा है वह हम पढ़े कि किस प्रकार से किसी पदार्थ का दहन होता है, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से शुरू से पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी पदार्थ को किस प्रकार से जलाएंगे। अब जो हम पढ़ेंगे तो हम लोग वो दहन पे नियंत्रण पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम आग पे नियंत्रण करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न है आग पर नियंत्रण कैसे करें। तो हम लोग सोचेंगे कि आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं आग पर नियंत्रण क्या करते हैं। हम आप सभी को बता दिए हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला दह्य पदार्थ का होना, दूसरा ऑक्सीजन की आपूर्ति, तीसरा जल पदार्थों का जलन ताप। तो ये 3 चीज़ मायने रखता है किसी पदार्थ को जलाने के लिए। तो हम ये 3 पदार्थ में से किसी एक को हटा देंगे तो पदार्थ जलना बंद हो जाएगा। तो चलिए, तो आग पर नियंत्रण के लिए 3 कामों में से किसी एक काम को करना होगा। पहला दाह्य पदार्थ को हटा देना। तो दाह्य पदार्थ होता है जिससे हम लोग जला सकते हैं। अगर उस पदार्थ को हटा देंगे तो आग किस में लगेगी। उसके बाद दूसरा होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति, बंद कर देना। तो जैसे हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन, किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो अगर उसी को हम लोग बंद कर देंगे तो पदार्थ जलेगा भी नहीं। उसके बाद तीसरा आता है पदार्थ के जलन ताप को बढ़ा देना। अगर हम किसी पदार्थ का जलन ताप बहुत ज़्यादा कर दें कि उसका तापमान वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो इससे भी पदार्थ नहीं जलेगा। तो इन 3 कामों में से हमें किसी एक को काम करना होगा जिससे हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगर आप लोग गांव घर में रहते या फिर कहीं आसपास में आग लगती है तो आप लोगों को मालूम होगा
जिसे मान के चलिए कहीं कहीं गांव घर में जलावन के घर में आग लग जाता है, तो जलावन घर के आग लगता है तो सबसे पहले जलावन को हटा देता है या फिर पानी मारता है, जिससे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। जैसे किसी पदार्थ पे हम लोग पानी मारते हैं तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है और उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, या फिर जब वो थोड़ा ठंडा होता है तो उस पदार्थ को हटा देते हैं, तो जिससे आग नहीं फैलती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दाह्य पदार्थ को हटा देना। जिस स्थान पर आग लगता है तो उसके पास रखे जो भी पदार्थ जल सकते हैं उसे जल से जल हटा देना, जिससे आग का फैलाव कम हो जाए। तो हम आप सभी को बता दें कि जैसे आग लगता है तो वहाँ से जितना भी जलावन तलावन होता है, जो दाह्य पदार्थ होता है, जो जल सकता है, उसे हटा दिया जाता है। अगला स्लाइड में चलते हैं। तो अगला स्लाइड है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ होता बंद कर देना, ठीक है। तो जिस स्थान पर आग लगे वहाँ पर पानी डालना चाहिए, जिससे जलवाष्प बने। जलवाष्प बनेगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि जलवाष्प ऊपर की ओर जाता है, जिससे ऊपर का जितना भी ऑक्सीजन होता है वो अंदर नहीं आ पाता है, जिससे एक कवच के रूप में बन जाता है जलवाष्प, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे आग थोड़ा कंट्रोल में आता है। अगला पॉइंट है ज्वलन ताप को बढ़ा देना। जिस स्थान पर आग लगे वहाँ जल डालकर उससे ठंडा कर देना, जिससे ज्वलन ताप बढ़ जाएगा पदार्थ, और ज्वलन ताप जब बढ़ जाएगा तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अग्निशामक यंत्र क्या है। यह 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इससे देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, संयंत्र होते हैं, इसे हम लोग अग्निशामक यंत्र कहते हैं। तो अग्निशामक यंत्र का हम लोग आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये अग्निशामक यंत्र यही है, ये जो देख रहे हैं लाल कलर का, यही है अग्निशामक यंत्र। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने चैप्टर की ओर जाते हैं। तो यह अग्निशामक यंत्र 2 प्रकार का होता है। एक जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, उसमें डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता रहता है, और दूसरा जो प्रकार होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोनों में तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही, लेकिन इसमें डायरेक्ट रहता है, इसमें कुछ फार्मूला की मदद से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। तो जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भराता है, जो इसमें जो होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भराता है, प्रेशर के साथ भराता है। जैसे हम उसका पिन खोलते हैं तो प्रेशर के साथ वो बाहर निकलता है। और दूसरा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है दूसरा वाले में। तो इसका किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो किस प्रकार से जलता है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देख लीजिए सर जी, पहला वाला जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, इसमें सिलेंडर जो रहता है, सिलेंडर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ठूस ठूस के भरता है, जैसे उच्च दाब कहते हैं। इसमें सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब से भरा होता है। और दूसरा प्रकार जो आता है उसमें होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है। जो सिलेंडर है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, और एक कांच की बोतल रहती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आप सभी को चित्र के माध्यम से हम समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार का कुछ सिलेंडर रहता है जो आपने पीछे देखा, और सिलेंडर में ये सब जो देख रहे हैं, इधर सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, इधर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। ये सब रुकिए चित्र नहीं आ रहा, ये सब जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इस साइड में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसमें जो रहता है, इसमें काला वाला, इसमें रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो शीशी है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। जब हम इसका पिन तोड़ते हैं, ये जो पिन तोड़ते हैं, इस सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल मिल जाता है। दोनों मिलने के बाद जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे आग बुझ जाती है। तो इस सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बोतल में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आग पर नियंत्रण करते समय कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो हम लोग सावधानी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या सावधानी हमें रखना चाहिए ताकि आग पर नियंत्रित करते समय हमें कोई दुर्घटना ना हो। तो जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ बिजली से आग लगती हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं करें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे करंट भी लग सकता है। जहाँ तेल से आग लगा हो वहाँ पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण नीचे जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। ये जो दूसरा पॉइंट है आपको हम समझा देते हैं। जहाँ तेल से आग लगता है वहाँ पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेल हल्का होता है और पानी क्या होता है? भारी होता है, जिससे पानी ऊपर चले जाए, वो नीचे चले जाएगा और तेल ऊपर चले जाएगा। क्योंकि हल्का चीज़ हमेशा ऊपर में रहता है और जो भारी चीज़ होता है वो नीचे रहता है। तो पानी भारी है इसीलिए नीचे चले जाएगा, और जो तेल रहता है हल्का ऊपर चले जाएगा, जिससे आग नहीं बुझेगा, आग तब पर भी लगा रहेगा।
तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ तेल से आग लगा हो वहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग समझते हैं वहाँ क्या किसका इस्तेमाल करेंगे। तो पेट्रोल पंप के नज़दीक आप लोग देखे होंगे कि बाल्टी में क्या रहता है, बालू रहता है। बाल्टी में क्या रहता है, बालू रहता है। जहाँ तेल से आग लगा हो वहाँ पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण नीचे चले जाएगा और आग नहीं बुझ पाएगी। और वहाँ बालू रहता है, क्योंकि बालू का उपयोग करेंगे जिससे आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पे वहाँ पे रहता है बालू, कुछ इस प्रकार से ही बालू रहता है। तो यहाँ पे फायर लिखा रहता है। तो आप लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी देखेंगे, हवाई अड्डा में भी बहुत जगह इसका रहता है, बाल्टी में बालू रहता है। तो जहाँ पेट्रोल से आग लगता है, तेल से लगता है आग, वहाँ पे बालू का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अग्निकांड के संक्षेप में विवरण दे। अग्निकांड जो होता है उसको संक्षेप में विवरण दे। तो पिछले हम लोग स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि अग्निकांड क्या होता है। तो जंगल में जो आग लगता है उसे ही अग्निकांड कहते हैं, लेकिन अग्निकांड के भी प्रकार होते हैं। जब किसी कारणवश स्वतः कोयले की खदानों या जंगलों में भयंकर आग लगे तो अग्निकांड कहते हैं। स्वतः अगर खुद पे खुद कोयले की खदानों और जंगलों में भयंकर आग लग जाते हैं, खुद पर खुद किसी मानव कारण से नहीं, स्वतः लग जाते हैं, तो उसे ही हम लोग अग्निकांड कहते हैं। और जंगलों में अग्निकांड अधिक गर्मी या आकाशीय बिजली या पौधों के आपसी रगड़ से होते हैं। क्या अग्निकांड जो जंगल में जो अग्निकांड लगते हैं, जंगल में जो आग लगते हैं वो अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण जो घास में आग लग जाता है। उसके बाद आकाशीय बिजली, कहीं मौसम खराब है जिसके कारण बिजली गिर गया तो पेड़ पौधा उस पर आग लग लेता है। उसके बाद पेड़ पौधा आपसी रगड़, मतलब जो आंधी तूफान आता है तो पेड़ पौधा एक दूसरे से रगड़ होता है जिससे आग लग जाती है। तो अगला है अग्निकांड के संक्षेप में विवरण। तो इसका पाठ इधर आगे आ गया है। तो हम त्योहारों पर फटाखा जलाते हैं दीपावली पे और इत्यादि, शादी विवाह इत्यादि बहुत जगह हम लोग फटाखा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी अग्निकांड का प्रमुख कारण है। विस्फोट एक तीव्र दहन का उदाहरण है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा विस्फोट किसका उदाहरण है, तो तीव्र दहन का। क्या विस्फोट तीव्र दहन का उदाहरण है। अग्निकांड से हर एक साल बहुत जान माल की क्षति होती है और इस तरह घटना झारखंड के कोयले उद्योग में आम बात है। ये जो अग्निकांड होता है, अग्निकांड से में बहुत प्रकार के नुकसान, हर एक साल को बहुत जान माल की क्षति होती है। कहीं किसी का हाथ जल गया, किसी का घर जल गया, किसी का बहुत होता है जिससे जल जाता है, किसी का खेत जल गया अग्निकांड के कारण। तो जो अग्निकांड होता है यह हर एक साल बहुत जान माल की क्षति करती है और झारखंड में यह बात आम बात है, क्योंकि झारखंड में कोयला खदान है और कोयला बहुत ही सक्रिय होता है जिसके कारण कोयला में हमेशा आग पकड़ लेता है। तो झारखंड में तो ये आम बात है, लेकिन हम लोग में आम बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ज्वाला के क्षेत्र। हमारे टॉपिक का क्या नाम है, ज्वाला के क्षेत्र। आप लोग अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समझते हैं मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, पहला होता है बाहरी क्षेत्र, दूसरा मध्य भाग और तीसरा आंतरिक भाग होता है। पहला बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग किस कलर का होता है, बाहरी भाग नीला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, नीला कलर। और मध्य भाग कैसा कलर का रहता है, पीला कलर। और जो आंतरिक भाग रहता है वो कैसा कलर का रहता है, काला कलर। तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। तो बाहरी भाग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। मध्य भाग कैसा होता है, पीला होता है। मध्य भाग पीला होता है। और जो आंतरिक भाग होता है वो कैसा होता है, काला होता है। तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। तो हम लोग समझ गए ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक समझते हैं। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला होता है बाहरी भाग। तो बाहरी भाग कैसा होता है, हम सभी आपको बता दें कि नीला होता है और अदीप्त होता है। अदीप्त का अर्थ होता है जहाँ से प्रकाश ना निकले, मतलब जो बाहरी क्षेत्र होता है यहाँ से प्रकाश नहीं निकलती है, यह अदीप्त क्षेत्र होता है। और दीप्त का मतलब होता है जहाँ से प्रकाश निकले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जहाँ पूर्ण दहन होता है, जो बाहरी क्षेत्र होता है यह नीला होता है, यहाँ पे अदीप्त होता है, यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। यहाँ कैसा दहन होता है, पूर्ण दहन। पूर्ण दहन का अर्थ हुआ यहाँ पे कार्बन के जो कण होते हैं वो ऑक्सीजन से परिपूर्ण रूप से जल जाते हैं। कार्बन के कण यहाँ नहीं बचते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि यह सबसे बाहरी भाग है। आप लोग यहाँ चित्र में देख लीजिए, यह सबसे बाहरी भाग है। जो नीला वाला क्षेत्र है ये सबसे बाहरी भाग है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ होता है, बाहरी भाग में। उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, इसीलिए यह गर्म भाग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो आप लोग बोलिएगा बाहरी भाग। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सबसे बहुत पूछा जाता है बाहरी भाग किस कलर का होता है, तो नीला कलर का होता है। यह कैसा होता है, तो अदीप्त होता है। यहाँ कौन सा दहन होता है, तो पूर्ण दहन होता है।
ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ उपलब्ध होता है, तो बाहरी भाग में उपलब्ध होता है। या कैसा भाग होता है, तो गर्म भाग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है मध्य भाग। तो मध्य भाग के बारे में लोग समझते हैं। तो मध्य भाग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। और मध्य भाग पीला होता है और चमकीला होता है। मध्य भाग कैसा होता है, पीला होता है और चमकीला होता है और अदीप्त होता है। मध्य भाग कैसा होता है, पीला होता है। मध्य भाग पीला कलर का होता है और चमकीला होता है। इससे तेज प्रकाश निकलती है। जो प्रकाश हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो जो प्रकाश निकलती है ना, वो इसी भाग से निकलती है। कौन से भाग से, मध्य भाग से। यह दीप्त क्षेत्र होता है। दीप्त क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ से प्रकाश निकले। तो प्रकाश जो निकलता है मोमबत्ती का इसी क्षेत्र से निकलता है। कौन सा भाग से, मध्य भाग से। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। यहाँ पे कार्बन के कण बच जाते हैं जो नहीं जल पाते हैं। यह गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। कार्बन के कण जो होते हैं वो गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। इसीलिए यहाँ का जो मध्य भाग होता है वह चमकीला होता है। और यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कम उपलब्ध होता है। आप सभी को बता दिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे उपलब्ध होता है, बाहरी क्षेत्र में। कहाँ पे, बाहरी क्षेत्र में। उसके बाद कहाँ पे, उससे कम कहाँ पे होता है, मध्य क्षेत्र में। क्योंकि मध्य क्षेत्र बीच में इसीलिए थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। इसीलिए जो कार्बन जो अपूर्ण दहन होता है जिसके कारण कार्बन चमकने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं आंतरिक भाग के बारे में। तो आंतरिक भाग, यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। बत्ती का मतलब होता है फीता। जो फीता या धागा हम लोग देते हैं तो उसके नज़दीक मगर जो क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक क्षेत्र, यहाँ अंतरिक्ष लिखा गया तो सॉरी। तो यह काला होता है। जो आंतरिक क्षेत्र होता है वह काला होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे गर्म होता है, कम गर्म क्षेत्र होता है। तो आप हम सभी को बारी बारी से बता देते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से। यहाँ चित्र में आप लोग देख सकते हैं जो बाहरी भाग है नीला कलर का। ये जो नीला कलर का है यह बाहरी भाग है। यह नीला कलर का होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जिसके कारण यह गर्म भाग होता है। और यह पे जो प्रकाश निकलती है, प्रकाश इस हिस्से से नहीं निकलती है। प्रकाश निकलती है इस पीले हिस्से से। कौन से हिस्से से, इस पीले हिस्से से। जो पीला हिस्सा देख रहे हैं इसी से प्रकाश निकलती है। यह मध्य भाग होता है और यह कम गर्म होता है, लेकिन इससे प्रकाश निकलती है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के कण बच जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है उस क्षेत्र का नाम है ये वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र काला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, काला कलर। तो आप सभी को काला कलर से हम लोग दिखाते हैं। ये जो चित्र होता है ये काला कलर का रहता है। यह सबसे कम गर्म भाग है। यहाँ पे आंशिक दहन होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे कम उपलब्ध होता है। इस सभी के बारे में आप सभी को यहाँ पे हेडिंग बाय हेडिंग बता दिए हैं। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है हम लोग का अम्लीय वर्षा क्यों होती है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है, तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि विभिन्न गैस ऑक्साइड बनाते हैं जो बादलों के साथ अम्लीय वर्षा करते हैं। तो आप सभी को समझा दें जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जो ईंधन जलाते हैं हम, जैसे हम लोग ईंधन क्या, पेट्रोल हो गया, गोईठा हो गया, ये सभी जीवाश्म ईंधन है जो जीवों से हमें प्राप्त होते हैं। जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे हम ले सकते हैं पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, जितना भी एलपीजी गैस आता है सब जीवाश्म ईंधन होता है। गोईठा हो गया इत्यादि सभी जो ईंधन होते हैं वो जीवाश्म ईंधन है। जब इसको हम लोग जलाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है, सल्फर प्राप्त होता है, इत्यादि विभिन्न गैस प्राप्त होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं, जो बादलों के साथ अम्लीय वर्षा करते हैं। यह क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग रटना चाहें तो रट लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग यह क्लास अंत तक बने रहें तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास एक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।